हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत के विघटन और प्रांतीय राज्यों के उदय के विषय में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत का विघटन मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक के समय से ही प्रारंभ हो चुका था। साथ ही उनके अयोग्य उत्तराधिकारी और सैयद व लोधी शासकों के समय स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं आ सका। परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। उत्तर भारत में जौनपुर, मालवा, कश्मीर, राजपूताना, गुजरात व उड़ीसा प्रमुख थे, जबकि दक्षिण भारत में विजयनगर व बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर भारत के प्रमुख प्रांतीय राज्यों के विषय में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम दक्षिण भारत के विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं उत्तर भारत के राज्यों में जौनपुर से। अफीफ के अनुसार गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई मोहम्मद जौना खां की स्मृति में कराई थी, जो बाद में शर्की साम्राज्य की राजधानी बनी। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना का श्रेय जौनपुर के सूबेदार मलिक हुसैन सरवर को जाता है। 1389 ईस्वी में मलिक सरवर मोहम्मद शाह यानी फिरोज शाह तुगलक के पुत्र का वजीर बना। मलिक ने अपने राज्य की सीमाओं का कोल यानी अलीगढ़, संभल तथा मैनपुरी तक विस्तार किया। 1399 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मलिक सरवर का उत्तराधिकारी मुबारक शाह शर्की था, जिसे अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन छोटे भाई एवं उत्तराधिकारी इब्राहिम शर्की ने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया। इब्राहिम शर्की की सबसे महत्वपूर्ण विजय कन्नौज की थी। इस समय कन्नौज मोहम्मद शाह तुगलक के अधीन था। इब्राहिम के उत्तराधिकारी महमूद शर्की, मोहम्मद शर्की तथा हुसैन शर्की के शासनकाल में दिल्ली सुल्तानों के साथ इनका संघर्ष चलता रहा। जब बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया, हुसैन शाह ने भागकर बिहार में शरण ली। बहलोल लोदी ने जौनपुर राज्य अपने अधीन कर लिया और अपने पुत्र बारबक शाह को वहां का शासक नियुक्त किया। शर्की वंश की स्थायी व बड़ी उपलब्धता वास्तुकला मानी जाती है। अटाला मस्जिद जो 1408 ईस्वी में बनी, इसे इब्राहिम शर्की ने बनवाया था। जामा मस्जिद हुसैन शाह शर्की ने 1470 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। शर्की शासक के अधीन यहाँ हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता है। अब बात करते हैं मालवा के विषय में। 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने स्वतंत्र राज्य के रूप में मालवा की स्थापना की तथा धार को अपनी राजधानी बनाया। 1405 में दिलावर के पश्चात उसका पुत्र अल्प खां हुशंग शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। हुशंग सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। उसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की। हुशंग के पुत्र मोहम्मद शाह की उसके वजीर महमूद खिलजी ने हत्या कर खिलजी वंश की नींव रखी। ये दिल्ली सल्तनत वाला खिलजी वंश नहीं है, ठीक है। महमूद खिलजी ने गुजरात, बहमनी, मेवाड़ राज्यों से युद्ध किए। मेवाड़ के राणा कुंभा के साथ युद्ध के बाद महमूद खिलजी और राणा दोनों ने जीत का दावा किया और इसके उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ तो महमूद ने मांडू में 7 मंजिलों वाले स्तंभ का निर्माण कराया। महमूद ने मांडू में एक आवासीय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का निर्माण कराया। 1469 ईस्वी में महमूद के बाद उसका पुत्र गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा, जो नितांत विलासी प्रवृत्ति का था। माना जाता है कि गयासुद्दीन के महल में 16,000 दासियां थीं, जिनमें से कई हिंदू सरदारों की पुत्रियां थीं। उसने तुर्की और इथियोपियाई दासियों की एक अंगरक्षक सेना गठित की। कालांतर में महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। अंततः अकबर ने 1561 या 62 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मालवा विजय हेतु मुगल सेना भेजी और वहां के शासक बाज बहादुर को परास्त कर मालवा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अब बात करते हैं गुजरात के विषय में। 1297 ईस्वी में कर्ण सिंह को परास्त कर अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और इसे एक सूबा यानी इक्ता बना दिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नियुक्त किए गए सूबेदार जफर खान ने तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर स्वयं को यहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 1407 ईस्वी में जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। 1411 ईस्वी में अहमद शाह, जो मुजफ्फर शाह का पौत्र था, शासक बना। अहमद शाह को गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। अहमदाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। 1459 ईस्वी में महमूद बेगड़ा
जो है शासक बना उसे गुजरात का महानतम शासक माना जाता है। महमूद बेगड़ा ने गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की। महमूद बेगड़ा को ज़रबख्श के नाम से भी जाना जाता है। ज़रबख्श अर्थात स्वर्ण दान करने वाला। पुर्तगाली यात्री बारबोसा के अनुसार बचपन से ही महमूद बेगड़ा को किसी जहर का नियमित तौर पर सेवन कराया जाता था। यदि कोई मक्खी भी उसके हाथ पर बैठ जाती थी तो वह तुरंत फूलकर मर जाती थी। महमूद बेगड़ा ने अपने उत्तरवर्ती वर्षों में द्वारका पर विजय प्राप्त की। 1526 ईस्वी में बहादुर शाह, जो गुजरात का अंतिम महान शासक माना जाता है, राजगद्दी पर बैठा। 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की पुर्तगालियों द्वारा हत्या कर दी गई। इसके पश्चात के शासक बेहद कमज़ोर साबित हुए। अंततः 1573 ईस्वी में अकबर ने अपने द्वितीय गुजरात अभियान द्वारा संपूर्ण राज्य मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। करते हैं मेवाड़ यानी आधुनिक उदयपुर के विषय में। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर हमीर देव ने 1314 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना कर सिसोदिया वंश की नींव रखी। हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय चित्तौड़ पर अधिकार कर 64 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया। 1420 ईस्वी में मोकल राजगद्दी पर बैठा। उसने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। एक लिंग मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण भी कराया। राणा कुंभा 1433 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, जो कि मोकल का पुत्र था। मारवाड़ के अधिकांश भाग को विजित कर उसने अपने राज्य में शामिल कर लिया। मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में मारवाड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा जाता है। 4 स्थानीय भाषाओं में 4 नाटकों की रचना की। जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका भी राणा कुंभा ने लिखा। राणा कुंभा के बाद रायमल शासक बना। इसके बाद राणा सांगा शासक बना, जिसका कार्यकाल 1509 से 28 ईस्वी रहा। 1517 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा मुगल बादशाह बाबर से पराजित हुआ। अंततः जहांगीर के समय में इसे भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बात करते हैं मारवाड़ यानी आधुनिक जोधपुर के विषय में। मारवाड़ के राठौड़ प्राचीन राष्ट्रकूटों की वंशज थे। चुंद जो था, जिनका कार्यकाल 1394 से 1421 ईस्वी था, समकालीन मुसलमान व राजपूत शासकों से युद्ध करते हुए मारवाड़ राज्य की इन्होंने नींव डाली तथा जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद कान्हा व सत्ता राजा बने। इसके पश्चात रामनल शासक बना। इसने सत्ता को पदच्युत कर मारवाड़ हड़प लिया। मेवाड़ के सरदारों द्वारा रामनल की हत्या कर दी गई। इसके बाद जोधा शासक बना। जोधा जो था वो रामनल का पुत्र था। इसे मेवाड़ से संघर्ष करना पड़ा। बाद में राणा कुंभा ने जोधा से समझौता कर लिया और जोधा ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। जोधा ने जोधपुर के दुर्ग का निर्माण कराया। जोधा के पुत्रों ने सातल, बीकानेर, मेड़ता आदि में अपने अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। शेर शाह के समय मारवाड़ का शक्तिशाली शासक मालदेव था। अंततः अकबर ने मारवाड़ को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। बात करते हैं बंगाल के विषय में। भौगोलिक रूप से दिल्ली से दूर स्थित होने के कारण बंगाल पर दिल्ली के शासकों का नियंत्रण उतना मजबूत नहीं रह पाता था जितना अन्य प्रांतों पर रहता था। अतः समय समय पर यहाँ विद्रोह होते रहते थे। बलबन के काल में तुगरिल खां बेग ने यहाँ पर विद्रोह किया। बलबन ने उसके विद्रोह का दमन करने के बाद उसके पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। बुगरा खां को ही वहां का स्वतंत्र शासक मान लिया गया। उसने नासिरुद्दीन की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक ने भी बंगाल पर अभियान किया और बंगाल का कुछ हिस्सा अपने अधीन कर लिया। शेष भाग नासिरुद्दीन को दे दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल पुनः स्वतंत्र राज्य बन गया। 1340 ईस्वी में फखरुद्दीन मुबारक शाह ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। 1345 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास शाह ने संपूर्ण बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया। इसके शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम बार बंगाल पर आक्रमण किया, किंतु वह विफल रहा। तत्पश्चात सिकंदर शाह शासक बना, जिसने 1368 ईस्वी में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने यहाँ पर पुनः आक्रमण किया, किंतु इस बार भी वह विफल रहा। कालांतर में गयासुद्दीन आजम शाह, जिसका कार्यकाल 1389 से 1409 ईस्वी है, अलाउद्दीन हुसैन शाह नाम के प्रसिद्ध 2 शासक हुए। इनके शासनकाल में बंगाल शक्तिशाली राज्य बना। अलाउद्दीन हुसैन शाह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। हिंदुओं के प्रति उदारता के कारण उसे कृष्ण का अवतार, नृपति, तिलक, जगत भूषण जैसी उपाधियां दी गई।
नुसरत शाह 1518 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह हुसैन शाह का पुत्र था। नुसरत शाह ने गौड़ में सोना मस्जिद एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। गयासुद्दीन मसूद शाह इस वंश का अंतिम शासक था। इसे भगाकर शेर शाह सूरी ने 1538 ईस्वी में बंगाल पर आधिपत्य जमा लिया। तत्पश्चात अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। बात करते हैं उड़ीसा के विषय में। इस पर गजपति वंश का शासन था। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में पहली बार इस पर आक्रमण हुआ। 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण करके धन लूटा और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जौनपुर, बहमनी राज्य, कोडाबिडू एवं विजयनगर साम्राज्य द्वारा भी उड़ीसा पर आक्रमण हुए। 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय यह एक कमजोर राज्य बन चुका था। 1568 ईस्वी तक बंगाल के अफगान शासकों ने इस पर पूर्ण अधिकार कर लिया। बात करते हैं कश्मीर के विषय में 1301 ईस्वी में सुहादेव ने कश्मीर में सुदृढ़ हिंदू राजवंश की नींव डाली। 1339 या 40 में शाहमीर ने सुल्तान शमसुद्दीन की उपाधि धारण कर कश्मीर में शाहमीर वंश की नींव डाली। वह कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। 1389 से 1413 ईस्वी में सिकंदर शाह शासक बना। इसके मंत्री सुहाभट्ट ने धर्म परिवर्तन कर सिकंदर शाह के सहयोग से कश्मीर में बलपूर्वक हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया। कश्मीर का सुप्रसिद्ध शासक सुल्तान जैन उल अबिदीन था, जिसने 1420 से 70 ईस्वी के मध्य शांति एवं प्रजा के हित में कार्य किया। अबिदीन ने जजिया और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया तथा हिंदुओं के प्रति उदार नीति का अनुसरण किया। उसने हिंदुओं को अपने शासनकाल में ऊंचे पदों पर बैठाया तथा निर्वासित ब्राह्मणों को वापस लौटने और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों के निर्माण की अनुमति दी। सुल्तान अबिदीन ने महाभारत तथा कलहन की राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। व्यापार वाणिज्य के लिए उसने राज्यों में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। माना जाता है कि उसने कागज निर्माण व जल्दसाजी की कला सीखने के लिए 2 व्यक्तियों को समरकंद भेजा। अपनी उदार नीति व कल्याणकारी कार्यों के कारण आज भी कश्मीर के लोग अबिदीन को बड़ शाह यानी महान सुल्तान कहते हैं। जैन उल अबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।